प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विमल कुमार लहरी, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भारतीय समाज एवं संस्कृति विषयक स्वयं पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज इस पाठ्यक्रम अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे मॉड्यूल 5 पर। मॉड्यूल 5 का शीर्षक है ग्रामीण और शहरी समुदाय, जिसके अंतर्गत हम लोग व्याख्यान 2 पर विमर्श करेंगे। व्याख्यान 2 का शीर्षक है ग्राम पंचायत, सामाजिक संस्थाएं और नेतृत्व। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग समाजशास्त्रीय विमर्श की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान के अंतर्गत हम लोग जिन पक्षों को शामिल करेंगे वे हैं परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत की संरचना, 73वां संविधान संशोधन, सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख प्रकार और उनके कार्य, सामाजिक नेतृत्व, ग्रामीण नेतृत्व में परिवर्तन और समकालीन स्वरूप, और अंत में निष्कर्ष की बात हम लोग करेंगे। हम इस चित्र को दिखाना चाहते हैं। यद्यपि यह एक आधुनिक ग्राम पंचायत की संरचना को दृष्टिगत करता है, लेकिन हम लोग इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी कुछ बात करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण व्याख्यान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हमें विश्वास है कि यह व्याख्यान आपकी अकादमिक क्षुधा की पूर्ति करेगा। हम इस व्याख्यान के परिचय पर कुछ बात करें, इस शीर्षक के कुछ परिचय पर बात करें तो ग्राम पंचायत भारत के पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो गांव के विकास, अनुशासन और जनता की भागीदारी के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए पंचायती राज प्रणाली को वैधानिक मान्यता दी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत भारत में पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई है, जो गांव के विकास, उसके अनुशासन और भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बड़े स्तर पर इसमें बदलाव आए और आज ग्रामीण जीवन की भागीदारी इसके माध्यम से बड़े स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है। और हम कह सकते हैं कि साहब, ग्राम पंचायत वह संस्था है जो गांव के लोगों की समस्याओं को हल करती है और गांव का प्रशासन चलाती है। और ये विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत वह संस्था है जो गांव की समस्याओं को हल करती है और गांव का प्रशासन चलाती है। हम इतिहास के आईने में झांकें तो कबीलाई समाज से जो यात्रा प्रारंभ होती है, आज संवैधानिक प्रावधानों तक पहुंच चुकी है। इतिहास के आईने में हम झांकें तो लगभग विविध कालखंडों में पंचायतों के स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, काल, परिस्थिति एवं स्थान के सापेक्ष उसके स्वरूप ज़रूर अलग अलग रहे, जिनकी चर्चा आगे के कुछ स्लाइडों में मैं आपसे करूंगा। हम आगे देखें तो भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, एक ग्राम प्रधान देश है, जहां आज भी लगभग 60% से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। गांवों के विकास और प्रशासन के लिए प्राचीन समय से ही स्थानीय संस्थाएं अस्तित्व में रही हैं। इन्हीं स्थानीय संस्थाओं में सबसे प्रमुख और लोकतांत्रिक संस्था है ग्राम पंचायत। प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि सामाजिक नियंत्रण के लिए मानव सभ्यता की यात्रा में ढेर सारे पक्ष उत्तरदायी रहे हैं, लेकिन उनमें पंचायतों का अस्तित्व काफ़ी प्राचीन है और आज भी इसका अस्तित्व बना हुआ है। आइए इन्हीं सब पक्षों को आगे हम देखते हैं।
कुछ हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। मैंने कहा कि मानव सभ्यता की यात्रा में किस किस तरह से हमें पंचायतों के स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो हम देखें तो आदिम अवस्था में जहाँ मानव संस्थागत नहीं रहा, अर्थात एक प्रिमिटिव एरा में रहा, जहाँ विवाह, परिवार और नातेदारी जैसी संस्थाएं नहीं थीं, मानव एक झुंड के रूप में रहा, पशुवत अवस्था में के रूप में रहा। लेकिन जैसे जैसे वह संस्थागत के पायदान पर आगे बढ़ता गया, अर्थात संस्थाओं में बंधता गया, वैसे वैसे उसमें नियंत्रण की वैचारिकी स्थापित हो गई और उसी नियंत्रण में हम पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायतों को देखते हैं। यद्यपि उसके स्वरूप अलग अलग रहे, लेकिन उसका उद्देश्य ही रहा ग्रामीण समस्याओं का निस्तारण और गांव को किस तरह विकास के पायदान पर आगे बढ़ाएं। ये प्रमुख लक्ष्य रहा ग्राम पंचायतों का। और ग्राम पंचायतों की तो महत्वपूर्ण यह भी विशेषता रही साहब कि यहाँ द्वेष, वैसनेस का कोई स्थान नहीं रहा। कई कहानियों में हम लोग पढ़ते हैं कि उसका दोस्त ही पंच हो जाता है और उसको लगता है कि साहब अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसे न्याय मिलता है उसका भरोसा न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रति अडिग हो जाता है। और यही भरोसा और इसी भरोसे के साथ हम अपने जीवन को गतिमान किए। हाँ, इतना जरूर है कि इसको हम लोग आज संवैधानिक दौर में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी गांवों में कुछ परंपरागत जाति पंचायतें हैं जो ग्रामीण स्तर पर समस्याओं का निस्तारण कर रही हैं। यद्यपि गांव में भी हम उसको एक सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से पंचायतों का निर्माण कर दिया है। आइए कुछ अन्य पक्षों को देखते हैं। वैदिक काल में हम देखें तो वेदों और स्मृतियों में ग्राम सभा और पंचों के उल्लेख मिलते हैं। गांव के 5 बुजुर्ग लोग मिलकर पंच विवाद का निपटारा करते थे। यही पंच और पंचायत शब्द की उत्पत्ति का आधार था। वास्तव में जिस पंचायत के आधार हम देखते हैं यही शब्द था जो वैदिक काल में हमें ग्राम सभा या पंचों के रूप में इसके दृष्टांत मिलते हैं, जो तत्कालीन समस्याओं का निराकरण करते थे, जिसमें 5 बुजुर्ग। यद्यपि आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी यह परंपरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आज हर जातियों के, हर पंचायतों के अलग अलग पंच हैं। गांव में पंच होते हैं, उसके बाद 52 गांवों में भी पंच होते हैं और 52 गांवों में लोग इकट्ठा होकर के उन समस्याओं का समाधान करते हैं। साहब, क्या विजन रहा। इसी नाते यहाँ पर जब हम परिवार में किसी मृत्यु के बाद त्रयोदशः का काम करते हैं, यानी 13ही का काम करते हैं, तो 52 गांवों के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। ग्रामीण परिवेश में आप इस विशेषता को देख सकते हैं साहब। उन 52 गांवों से 5-5 लोगों को आमंत्रित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर हमें एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को कायम रखना है और समाज में सहयोग और योगदान की वैचारिकी को स्थापित करते हुए जीवन को गतिमान करना है। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे साहब, आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी गांव में पंच परंपरा का अस्तित्व बना हुआ है। क्योंकि मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूँ, मैं वहाँ देखा हूँ, बड़े नज़दीक से उसको पाया हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य पक्षों को देखते हैं। महाजन पद और मौर्य काल। गांव ही प्रशासनिक इकाई थी जिसमें कर संग्रह, सिंचाई व्यवस्था और विवाद निपटारण का कार्य स्थानीय स्तर पर हो जाता था। आज जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है, की गई है संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से, उसको हम मौर्य काल में ही देखते हैं। अर्थात
वहाँ विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया थी, अर्थात गांवों से ही सिंचाई व्यवस्था, कर, टैक्स और गांवों में समस्याओं का निपटारा, समाधान, ये सारी चीज़ें वहीं से होती रहीं। अर्थात इतनी लंबी यात्रा से गांवों में हम पंचायत के अस्तित्व को देखते हैं, जो आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी अपने अस्तित्व के साथ गतिमान है। आइए कुछ और कालखंडों में हम इसको देखते हैं। मुगल काल में पंचायतें, मुगल काल में हम देखें तो उस समय पंचायतें गांव के सामाजिक जीवन और स्थानीय विवादों में सक्रिय रहती थीं। विविध परंतु प्रशासनिक अधिकार सीमित थे, यानी स्थानीय विवादों में सक्रिय थीं, सामाजिक स्थानीय, यानी यह चेंज आया यहाँ आते आते तक, यानी प्रशासनिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन तो पंचायतें करती रही, लेकिन प्रशासनिक अधिकारों की जब बात आई तो कहीं न कहीं यहाँ हमें वो पक्ष सीमित दिखाई देता है। आगे के कुछ कालखंडों में और हम इसकी यात्रा को देखते हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने स्थानीय निकायों को कमजोर करने का प्रयास किया था, लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नीति प्रस्तुत की, जिसे भारतीय पंचायत व्यवस्था का जनक कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश हुकूमत का जब दौर रहा, 250-300 वर्ष पहले की हम यात्रा को देखें तो जब ब्रिटिश हुकूमत का दौर रहा तो ब्रिटिश हुकूमत ने जो हमारी स्थानीय निकायें थी, स्थानीय जो स्वशासन प्रणाली थी, यदि उसको बड़े स्तर पर कमज़ोर किया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनका अस्तित्व रहा, अपने अस्तित्व को कायम करना, अपने सत्ता को कायम करना, क्योंकि इसको कमज़ोर करके ही हम अपनी सत्ता को कायम कर सकते हैं। यह भी एक कारक के रूप में हमें दृष्टिगोचर होता है। और आगे हम देखें तो लेकिन लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नीति एक प्रस्तुत की और इस आधार पर उसे हम भारतीय पंचायत के जनक के रूप में भी स्वीकार करते हैं। आगे हम देखें तो स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी का स्वराज ग्राम। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआती दौर में कहा साहब। उन्होंने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज की नींव माना। जिस ग्राम स्वराज की विचारधारा के साथ वो आगे बढ़े, उसमें उन्होंने इसे एक नींव के रूप में स्वीकार किया। अर्थात ग्रामीण जीवन यानी वास्तविक आत्मा है साहब, वो गांव में निवास करती है, जहां प्रेम, बंधुत्व, सहयोग, योगदान सहित आत्मनिर्भरता की वैचारिकी समाहित है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों की संरचना पर। तो हम देखें तो ग्राम पंचायतों की संरचना लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं। क्या? सदस्य, पंच, गांव के लोग द्वारा चुने गए सदस्य जो पंचायत के निर्णयों में भाग लेते हैं। वहीं प्रधान ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, जिसे गांव की जनता सीधे चुनती है। आज आप प्रधान में आप देखें तो गांव की जनता सीधे चुनती है और गांव में व्यवस्था बनाए रखने और उसके समुचित विकास, संवर्धन सहित समस्याओं के निर्धारण, निस्तारण की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रधान पर ही निर्भर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पक्षों को देखते हैं। उप प्रधान और सचिव पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के संचालन में सहायता करते हैं, यानी प्रधान के साथ मिलकर यह लोग गांव के समस्याओं, गांव के लिए जारी योजनाओं, जहां एक तरफ गांव की समस्याओं का निस्तारण करने में सहयोग करते हैं, तो वहीं गांव के लिए जारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में वो भी
समानता के आधार पर भूमिका निभाते हैं, कहीं से कोई भेद न हो, डिस्क्रिमिनेशन न हो, इसका भी निर्धारण इन लोगों के कंधे पर होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य पक्षों को देखते हैं। विभाग और समितियां शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि आदि क्षेत्रों के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। ग्राम प्रधान द्वारा एक अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अन्य पक्षों के लिए जो विकास से संबंधित हैं, ग्रामीण जीवन से संबंधित हैं। यह समितियां इन पक्षों का मॉनिटरिंग करती हैं और इसके बेहतर क्रियान्वयन में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वास्तव में ग्रामीण अथवा ग्राम पंचायतों की यह वास्तविक संरचना कहीं न कहीं गाँव को मजबूत, समृद्ध और गतिशील बनाती है। आइए आगे कुछ और पक्षों को देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है, यह अनुच्छेद कि ग्राम पंचायतों का संगठन करें और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करें। प्रिय विद्यार्थियों, संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से अनुच्छेद आर्टिकल 40 यह पूरी तरह से सुनिश्चित करती है और आदेशित करती है कि गांवों में पंचायतों के गठन और उसके आवश्यक क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए। और उसका परिणाम है कि आज एक संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से गांवों में इन पदों का प्रधान, उपप्रधान, बीडीसी एवं सदस्य का चुनाव गांव की जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात पूरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर किया जाता है, न कि व्यक्ति विशेष को वह पद प्रदत्त परिस्थिति के रूप में सौंप दिया जाता है। इसलिए ये व्यवस्था गांव को गतिमान किए हुए है। आइए आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में ये समिति के रिकमेंडेशन आए, जिसमें उन्होंने कहते हैं कि इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, यानी ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तर पर, जिसे आप विकास खंड कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, और जिला परिषद जिला स्तर पर। और अशोक मेहता समिति 1977 में पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने की बात कही, यानी इनका एक रिकमेंडेशन था। और बलवंत राय मेहता की समिति ने जो एक रिकमेंडेशन दिया, आज उस रिकमेंडेशन को हम क्रियान्वित कर रहे हैं। उस रिकमेंडेशन के आधार पर एक ऐसी व्यवस्था निर्मित है जो वास्तव में ग्रामीण समुदाय के जीवन को सशक्त कर रही है, समृद्ध कर रही है, गतिशील बना रही है। आइए आगे कुछ और पक्षों को देखते हैं इस शीर्षक से संबंधित। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, नेशनल पंचायती राज डे, जिसे हम 24 अप्रैल को मनाते हैं साहब। यानी यह संशोधन कहता है, रिकमेंड करता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस रिकमेंडेशन के माध्यम से एक लीगल जामा पहनाया गया कि अब परंपरागत रूप में नहीं बल्कि संवैधानिक आधार पर इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया जाए। साथ ही अनुच्छेद 343 से लेकर 343 ओ तक जोड़े गए, जिसमें विविध पक्ष जोड़े गए जो गांवों के सार्वभौमिक एक संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी हैं। आगे इस कुछ पक्षों को और देखते हैं कि पंचायती चुनाव हर 5 वर्ष में कराना अनिवार्य हुआ, यानी हर 5 वर्ष बाद
पंचायतों का चुनाव होगा और पुरानी समितियां भंग कर दी जाएंगी और नए स्तर पर चुनाव होगा। वास्तव में यह कार्य और ग्रामीण जीवन की संरचना को सशक्त बनाता है। हो सकता है कि पिछला कार्यकाल अच्छा ना हुआ हो, कई बायसनेस आते हैं, अगला व्यक्ति आएगा तो और अच्छा करने की कोशिश करेगा और विजन के साथ आएगा वो। तो इस नाते 5 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया गया। आगे महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं, पिछड़ों और दलितों, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ों और महिलाओं को आरक्षण दिया गया। अब उसके अनुसार ग्राम प्रधान की, विडीसी की, ये सारी सीटें सुरक्षित की गई हैं उस प्रतिशत के आधार पर। तो यह एक बड़ा बदलाव है, अर्थात जहां सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में सत्ता संरचना रही, वास्तव में 73वां संविधान संशोधन ने उस परंपरागत सत्ता संरचना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। एक हेजमनी थी उसको तोड़ दिया, एक जो हायरार्की थी वो पूरी तरह से टूटी कि एक दलित, पिछड़ा और महिला भी उन पदों पर अपनी स्थिति सुनिश्चित कर सकती हैं। आइए आगे देखते हैं। ग्राम सभा को पंचायती राज की आधारशिला माना इस संशोधन में, और 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए कि साहब इन विषयों पर आप काम करके गांव के लोकजन को सशक्त बनाएंगे, विकास के पायदान पर आगे बढ़ाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संस्थाएं, इस व्याख्यान में कुछ सामाजिक संस्थाएं भी हैं। यद्यपि उन सामाजिक संस्थाओं को इतने सीमित शब्दों में, सीमित समय में बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसके संक्षिप्त स्वरूप को ही यहाँ रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपको अकादमिक दृष्टि से समृद्ध करेगा। आइए देखते हैं। आगमन और निमकाव कहता है कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। वहीं गोल्डनर कहता है कि एक संस्था विभेदीकृत व्यवहार की समाज द्वारा निश्चित की गई एक प्रणाली है, जिसकी सहायता से समाज में बराबर बनी रहने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। किंग्सले डेविस कहता है कि एक संस्था को किसी भी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों, लोकाचारों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वहीं गिलिन लिखता है कि सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफ़ी अस्थायित्व होता है और जिनका कार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यह थी कुछ परिभाषाएं जो आप तैयार कर लीजिएगा, जो आपको अकादमिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध करेगा। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य बिंदुओं को देखते हैं। सामाजिक संस्थाओं के प्रकार और कार्य, ये भी हमने रखा है। यद्यपि इनको भी कुछ इतने सीमित समय में सारी बातें नहीं रखी जा सकती, लेकिन हमने एक चार्ट के माध्यम से सभी बातों को एक साथ रखने की कोशिश किया है, जो व्याख्यान के बाद भी आप इसे आसानी से देख लेंगे और पढ़ लेंगे। क्रमवार मैं सिर्फ उनकी बात करते हुए आगे चल रहा हूं, विश्लेषण की बजाय। पारिवारिक संस्था, परिवार सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्था है। इसका उद्देश्य प्रजनन, सामाजिकरण, बच्चों का पालन पोषण और भावात्मक सहयोग प्रदान करना होता है। विवाह इसकी आधारशिला है। परिवार के बिना समाज की कल्पना असंभव है। यद्यपि परिवार के बारे में मैं पिछले व्याख्यानों में काफ़ी कुछ बता चुका हूं और इससे आपके अकादमी पक्षों को मजबूत कर चुका हूं।
आइए हम अगली संस्थाओं की तरफ चलते हैं। आर्थिक संस्था, हम ग्रामीण लोकजन के बीच देखें तो इन संस्थाओं, ग्रामीण समुदाय के बीच इन संस्थाओं को देखें तो मनुष्य को भोजन, वस्त्र, आवास जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक संस्थाएं आवश्यक होती हैं। उत्पादन, वितरण, उपभोग की व्यवस्था आर्थिक संस्था का कार्य है। इसमें उद्योग, व्यापार, कृषि, बैंक, श्रम संगठन आदि शामिल हैं। वहीं शैक्षिक संस्थाओं के रूप में हम देखें तो शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और संस्कार प्रदान करती है। विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, औपचारिक शिक्षण संस्थाएं इसका हिस्सा हैं। इसका केवल ज्ञान देना नहीं कार्य, बल्कि चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित करना है। मित्रों, इसको मैं एक लाइन एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान, कौशल और संस्कार तो प्रदान करती ही है। हम जिस संस्थान में हैं, इस संस्थान को जो एक सुंदर बगिया के रूप में निर्मित किया श्रद्धेय स्मरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, वे कहते हैं कि साहब, शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी बल देना आवश्यक है। यानी शिक्षा तो हमारी सुनिश्चित हो ही, हमारा चरित्र निर्माण भी बिल्ड हो, ऐसी अवधारणा के साथ इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो हमारे जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, वे शिक्षा के पक्षों को सुनिश्चित करने के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी बल देते हैं। आइए आगे कुछ और संस्थाओं को देखते हैं। धार्मिक संस्था, धर्म व्यक्ति को मूल्य, आस्था और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि धार्मिक संस्थाएं हैं। ये व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने और जीवन को दिशा देने में सहायक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने धर्म के बारे में, यद्यपि आगे इसके व्याख्यान हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि धर्मो धार्यत इति धर्मणा, अर्थात जो धारण किया जाए वो धर्म है। कर्तव्य हम धारण करते हैं, कर्तव्य ही धर्म है, और यही वास्तव में धर्म की समाजशास्त्री व्याख्या है। तो धर्म वास्तव में जीवन के सभी पक्षों को नियंत्रित करता है, गतिमान करता है, मूल्यों के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करता है, और ग्रामीण समुदाय के बीच धर्मगत संस्था के चित्रण को हम बखूबी देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। राजनीतिक संस्था, राजनीतिक संस्था का उद्देश्य कानून व्यवस्था, जनहित की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसमें सरकार, संसद, पंचायत, चुनाव आदि सम्मिलित हैं। यह संस्था के द्वारा समाज में शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों का बंटवारा करता है। अभी हमने पिछले ही व्याख्यान में मॉड्यूल पिछले ही व्याख्यान में हमने इस बात को रखा कि वास्तव में पंचायत व्यवस्था इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करती है। उसी तरह राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, वे जीवन को समृद्ध करती हैं, समाज में शक्ति और अधिकार सहित जिम्मेदारियों के बंटवारे को सुनिश्चित करती हैं। ये है वास्तव में राजनीतिक संस्थाओं के कार्य अथवा इनके सामाजिक महत्व। आइए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नेतृत्व, इस पर भी बात करना है, यह भी आपकी विषय वस्तु का पाठ है व्याख्यान के। तो नेतृत्व को परिभाषित करते हुए हम देखें तो नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति कोई समुदाय के सदस्यों को साझा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित, संगठित और मार्गदर्शित करता है। वेबर की डेफिनेशन है साहब, यह सामाजिक नियंत्रण, संगठन और परिवर्तन की मूल इकाई है जो सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखती है। पार्सन्स कहता है। इसकी यदि हम प्रकारों की बात करें तो औपचारिक नेतृत्व अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे ग्राम प्रधान, सरपंच, सचिव आदि जो संस्थागत अधिकार से वैधता प्राप्त करते हैं। वेबर। अनौपचारिक नियंत्रण, जाति पंचायत, प्रमुख धार्मिक नेता या प्रभावशाली व्यक्ति जिनका प्रभाव पारंपरिक मान्यता पर आधारित होता है। बेली साहब।
वहीं लोकतांत्रिक नेतृत्व की हम बात करें इसके प्रकारों में, तो सामूहिक सहमति और भागीदारी पर निर्णय आधारित यह प्रक्रिया है। वहीं स्वेच्छाधारी जो नेतृत्व है, इसमें केंद्रीकृत नियंत्रण और आदेशात्मक व्यवहार वाला नेतृत्व। वहीं सहभागी नेतृत्व की हम बात करें तो सामुदायिक निर्णय और साझा उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित है। प्रिय विद्यार्थियों, समय सीमा को देखते हुए इसको हम व्याख्यादित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके मूल भाव को हमने रखने की कोशिश किया है, जिसे आप लोग देखिएगा। और साथ ही साथ इसको हमने समाज वैज्ञानिकों के से भी जोड़ने की कोशिश की है, जिससे इस व्याख्यान की यथार्थता, तथ्यपरकता बनी रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण नेतृत्व में परिवर्तन और समकालीन स्वरूप, यह महत्वपूर्ण है साहब। आज बड़े स्तर पर बदलाव हमें ग्रामीण नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। हम देखें तो पंचायतों से आधुनिक नेतृत्व की ओर संक्रमण हुआ है, यानी पारंपरिक से आधुनिक नेतृत्व की ओर संक्रमण हुआ है। पूर्व औपनिवेशिक काल में ग्रामीण नेतृत्व जाति और परंपरा पर आधारित था, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं, पंचायती राज और शिक्षा के प्रसार ने नेतृत्व को अधिक समतामूलक और प्रतिनिधिक बनाया है। प्रिय विद्यार्थियों, मानव सभ्यता की यात्रा में हम देखें तो राजनीति में हस्तक्षेप, सत्ता संपन्नता वास्तव में कुछ जातियों तक ही सीमित रही और लंबे कालखंडों तक इसे हम देखते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण एवं अन्य पक्षों के सुनिश्चित होने के कारण इसमें इस तरह की भेद की वैचारिकी कमजोर पड़ी है और हाशिए के लोकजन की भी भागीदारी इस क्षेत्र में सुनिश्चित हुई है। तो कहीं न कहीं एक जाति आधारित जो बाउंड्री थी सत्ता को लेकर के, वह टूटती दिखाई दे रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े अन्य पक्षों को देखते हैं। वहीं महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण, 73वें संविधान संशोधन के पश्चात महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। यह परिवर्तन ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है साहब। इसको आप जानते हैं। लोग अब परंपरागत नेतृत्व के बजाय युवाओं को भी महत्व दे रहे हैं, उनके हस्तक्षेप को स्वीकार कर रहे हैं। यद्यपि ढेर सारी चुनौतियां भी हैं, उसको भी हम नकार नहीं सकते। जिसमें हम देखें तो नेतृत्व के विकास में अभी भी जातिवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार जैसी संरचनात्मक बाधाएं बनी हुई हैं। शिक्षा और राजनीतिक प्रशिक्षण की कमी के कारण निर्णय प्रक्रिया में भी असमानता बनी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, हम देखें तो आज भी कहीं न कहीं भाई भतीजावाद, परिवारवाद, यद्यपि इस पर हम राजनीति में देखें तो बड़े स्तर पर इस पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों में भी आप इस पक्ष को देख सकते हैं। यद्यपि मैं उधर नहीं जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और इसकी संरचना भी हमें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है, एक समस्या है साहब। और उनके सपोर्ट दैट कि हम हाशिए के लोकजन को तो ले आए, लेकिन उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको मुख्यधारा में लाकर उनको उनके सामाजिककरण की ज़रूरत है, अर्थात उसके अनुरूप उनको ढालने की ज़रूरत है। सत्ता में निर्णय लेने की, मोटिवेशन करने की, साथ ही साथ गांव के समृद्ध के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, एक अच्छी सोच रखने के लिए हमें कुछ प्रशिक्षण की भी ज़रूरत पड़ेगी। और यद्यपि वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं, लेकिन इसे व्यवहारिक धरातल पर भी करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम निष्कर्ष की यात्रा तक पहुंच चुके हैं इस व्याख्यान के। हमने इसमें पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायती राज सहित ग्रामीण नेतृत्व, उसमें समकालीन चुनौतियां और परिवर्तन, इन सभी पक्षों को देखा, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी जाना। कम समय में ही, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है कि इस कम समय में भी आप
अपनी अकादमिक यात्रा को मजबूत कर सको। तो इसके निष्कर्ष, इन पक्षों के विमर्श के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत भारतीय लोकतंत्र की जमीनी इकाई है साहब, जो ग्रामीण समाज में सत्ता विकेंद्रीकरण, सहभागिता, सामाजिक न्याय की भावना को सशक्त बनाती है। पंचायतें केवल प्रशासनिक संस्थाएं नहीं, अपितु सामाजिक संरचना और विकास का प्रतीक हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांव का व्यक्ति शासन प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनता है। वहीं नेतृत्व की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय ग्रामीण संरचना में अब पारंपरिक के बजाय जाति आधारित नेतृत्व के स्थान पर शिक्षित, महिला और वंचित वर्गों का नेतृत्व उभरा है। वहीं यह परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता और लोकतांत्रिक चेतना का सूचक है। तथापि जातिवाद, भाई भतीजावाद और प्रशासनिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियां अभी भी प्रभावी नेतृत्व के मार्ग में बाधक बनी हुई हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नागरिक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व को सशक्त बनाना आवश्यक है, ताकि ग्रामीण समाज आत्मनिर्भर और न्याय संगत बन सके। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने इस व्याख्यान के पूरे महत्वपूर्ण पक्षों को निष्कर्ष के रूप में रखा है, जो यह दिखाते हैं कि वास्तव में ग्रामीण समुदाय या मानव सभ्यता की यात्रा में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व अनादिकाल से रहा है। आज उसे हम संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से एक नया स्वरूप दिए हैं, जो जातिगत हायरार्की को समाप्त करती है, जो जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर, कार्यों के आधार पर, शिक्षा के आधार पर उसमें भागीदारी सुनिश्चित कराती है। और आज इसके माध्यम से ग्रामीण लोक जीवन का सर्वांगीण विकास हो रहा है। गांव आज सशक्त हो रहे हैं। गांव आज एक जो एक है ना कि साहब, एक वैश्विक गांव के रूप में आत्मसात हो रहे हैं। एक वैश्विक जगत, जो मैं श्रीवास ने कहा ना कि एक वैश्विक जगत के रूप में अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस व्याख्यान के माध्यम से इन पक्षों को समझा, जाना। हमें विश्वास है कि यह आपकी अकादमिक यात्रा को समृद्ध करेंगे ये सभी पक्ष। अब हम इस व्याख्यान की अंतिम पड़ाव अर्थात इनके संदर्भों की तरफ बढ़ते हैं, जिसके आधार पर हमने इस व्याख्यान को तैयार किया और इनको आभार भी व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ कुछ हमने इसमें महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रियों को भी रखा है, जो आपके लिए और उपादेयपूर्ण होंगे। इसको आप आधार बना करके आप अपनी अकादमिक गतिशीलता को बड़े स्तर पर बढ़ा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी यह आपके लिए उपयोगी होंगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस व्याख्यान को सुना और हम लोग मिल करके इस विमर्श को एक दूसरे से साझा किए। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद और आभार। अब हम यहीं इस व्याख्यान की यात्रा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।